अब क्या कांग्रेस मृत आत्माओं के मतदान कराना चाहती है या मृतकों के नाम पर फर्जी मतदान कराना चाहती है? उनके नाम हटाने में इनको आपत्ति क्या? कोई मुझे समझाए तो सही। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप क्या मानते हो, कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये? जब भी भारत की फौज कुछ अच्छा करती है, हमारे यहाँ के कुछ नेताओं की पेट में मरोड़े उठते हैं। भीलवाड़ा के युवाओं के लिए नए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर क्या काम चल रहा है? भीलवाड़ा के ट्रैफिक सिस्टम में नए बदलाव क्या क्या लाए गए हैं और अभी फ्यूचर में और क्या क्या लाया जा सकता है? उसका समाधान हमारे पास नहीं है। भीलवाड़ा में महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी के लिए क्या हाल? कि इनके आने के बाद भीलवाड़ा का माहौल और सुरक्षित हुआ है। भीलवाड़ा में आपने अब तक कौन से 3 काम को सबसे मेन प्रायोरिटी में रख रखा है? रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक है। इसी बीच सर बुलेट ट्रेन की खबरें भी आ रही है अभी। बुलेट ट्रेन दूर की कौड़ी है और सपने दिखाना मेरा काम नहीं है। सर आपने बीजेपी विचारधारा को ही क्यों चुना? हिंदुत्व, सनातन। आपके पर्सनल स्ट्रगल का वो फेस जहां सब कुछ छोड़ने का मन हुआ? मुझे भी महीनों भीलवाड़ा जेल में रहना पड़ा। आज भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया विश्व में। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे आ गई और हमारा राहुल बाबा कहता है ये मृत प्राय अर्थव्यवस्था है। सर आपने आरएसएस के समय में मोदी जी के साथ काफी वक्त बिताया। नागपुर के एक प्रशिक्षण शिविर में 30 दिवस एक कक्ष में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हमारी उड़ान बहुत बाकी है। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर भीलवाड़ा, क्योंकि आज हमारे बीच पधारने वाले हैं भीलवाड़ा के सांसद श्री दामोदर जी अग्रवाल, जिन्हें मेवाड़ का मोदी भी कहा जाता है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उनके प्रिय भी है और बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। ये जाने जाते हैं इनकी बेबाक आवाज़ के लिए, बेबाक जवाब के लिए और हर तरह की जनरेशन के लिए ये एक अच्छी सोच रखते हैं। श्री दामोदर जी अग्रवाल जो कि भीलवाड़ा के सांसद है और सामने हमारे विराजमान हैं। समय को जाया ना करते हुए हम डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे। तो सर पहला सवाल हमारा ये है कि एमपी बनने के बाद भीलवाड़ा में आपने अब तक कौन से 3 काम को सबसे मेन प्रायोरिटी में रख रखा है कि ये 3 काम है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मेरी प्राथमिकता में जी कनेक्टिविटी सबसे बड़ा काम है। ठीक है। कनेक्टिविटी से ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट से ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और उसी से आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे समृद्धि आती है। जी इसलिए मैंने रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक जोर दिया है। सबसे मेन काम प्रायोरिटी में ये रहे। ठीक है सर। भीलवाड़ा के आने वाले 5 साल के विकास का रोड मैप आपके दिमाग में कैसा है सर? मेरे दिमाग में बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार के सृजन से लेकर भीलवाड़ा के संपूर्ण विकास से जुड़ी हुई है। जी जैसा मैंने आपको बताया, कनेक्टिविटी में केंद्र सरकार के लिहाज से रेल की कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है। जी इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि अजमेर से चित्तौड़ तक सिंगल लेन थी। इस कारण हमको कोई भी प्रीमियम ट्रेन नहीं मिलती है। जी तो मैंने सबसे पहला काम हाथ में लिया कि ये लाइन डबल हो। अनेक वर्षों से इसकी फाइल चल रही है। जी परंतु मेरे सांसद बनने के बाद जब मैं रेल मंत्री अश्विन वैष्णव साहब से मिला जी तो मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि हमको लाइन की डबलीकरण के काम को प्रारंभ करिए। जी और उन्होंने बड़ा सहयोग करते हुए तुरंत उस पर कंप्लाइंस की। ओके। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1632 करोड़ रुपए की यह योजना अजमेर से चंदेरिया रेलवे लाइन का डबलिंग, जी इस काम का वर्क ऑर्डर होके जी काम प्रारंभ हो गया है और आने वाले 2 बरस में भीलवाड़ा डबलिंग से
लाभान्वित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। दूसरा, कुछ ट्रेनों की यहाँ बड़ी आवश्यकता है। जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव साहब का कि हम सब के आग्रह पर उन्होंने हमें एक प्रीमियम ट्रेन जोधपुर मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जी रतलाम, उज्जैन, भोपाल होती हुई काचीगुड़ा, ये ट्रेन डेली दी है। और ये भीलवाड़ा के लिए मैं समझता हूँ पिछले 25-30 सालों का रेलवे डिपार्टमेंट के पॉइंट से सबसे बड़ा तोहफा है। बिल्कुल और सर। वो ट्रेन चालू हो चुकी है। जी सर। एक और ट्रेन चंडीगढ़ से उदयपुर वाया जयपुर, रोहतक, अंबाला, जी हमारी पंजाब की और वैष्णो देवी की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी। इस हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन, इसी हफ्ते में शायद प्रारंभ हो जाएगी। वीकली 2 बार। वीक में 2 बार। जी। वो जो ट्रेन है जोधपुर से काचीगुड़ा, उसका नाम कुछ और है वैसे, जी। लेकिन वो प्रतिदिन है। जी इस प्रकार से हम रेलवे का कुछ काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सज्जित हो, जी उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई मोदी को कि उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना में इसका चयन किया। इस रेलवे स्टेशन पर 18 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य संपादित हो रहे हैं। 4-6 महीने में ये नवसृजित जी अमृत भारत स्टेशन लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा। धन्यवाद सर। ये ट्रेन कनेक्टिविटी का एक काम है। फिर चेतक एक्सप्रेस में पुराने डिब्बे चल रहे हैं, इसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। जी उनमें आधुनिकतम डिब्बे लगे, उसका मेरा प्रयास है। मुझे उम्मीद है इसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार से भीलवाड़ा से बम्बई और भीलवाड़ा से दिल्ली और ट्रेन की सख्त आवश्यकता है। मेरे प्रयास जारी हैं। जी मुझे इसमें भी उम्मीद है कि मुझे सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल होगी सर। इसी ये बीच मसला है रेल कनेक्टिविटी का। जी रोड कनेक्टिविटी में यहाँ 2 साधन हैं, एक जयपुर है, एक कोटा है, और एक ये बीच का जो रोड है वाया जहाजपुर देवली है। जयपुर भीलवाड़ा के बीच में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे दिया है, जी उसका डीपीआर का काम चल रहा है। कोटा की कनेक्टिविटी में भीलवाड़ा से लाडपुरा 2 लेन होने से भारी ट्रैफिक रहता है। जी तो माननीय नितिन गडकरी जी से आग्रह करने पर उन्होंने हमें लगभग 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर इस 65 किलोमीटर रोड को 4 लेन विद डिवाइडर करने की डीपीआर का काम प्रारंभ हो गया है। भीलवाड़ा से देवली रूट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी इसमें शाहपुरा से जहाजपुर 148D नेशनल हाईवे है। नितिन गडकरी जी का पुनः धन्यवाद कि उन्होंने उसको भी 2 लेन से 4 लेन करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर माल में एक बहुत बड़ा अभाव था कनेक्टिविटी का। जी ऊपर माल के लोग चाहते थे कि सीधा हमके जयपुर से कनेक्टिविटी हो, तो बीजोलिया से शक्करगढ़ जी और फिर शक्करगढ़ से वाया धोड़ होते हुए ईटुंडा होते हुए वापस नेशनल हाईवे को टच करने का एक इनर लिंक रोड, वो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का स्वीकृत होकर काम प्रारंभ हो गया है। अभी मेन पेच आप हमारा है अजमेर रोड से शाहपुरा की तरफ मुड़ने से लेकर शाहपुरा तक, इसका भी रास्ता हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राज्य सरकार ने इस रूट को भी जो वाया शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा होते हुए जयपुर जाता है 4 लेन करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये काम भी शीघ्र हो, मैं इस बात का प्रयास करूँगा। तो रोड कनेक्टिविटी में मेरा पूरा फोकस है और मैं वो करूँगा। इसी प्रकार से एयर कनेक्टिविटी, तीसरी कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी। बिल्कुल हमारा अमीरगढ़ हवाई पट्टी बरसों से सुनसान पड़ी है, जी केवल वीआईपी मूवमेंट में काम आती थी। हमारे निवेदन पर अमीरगढ़ हवाई पट्टी को एविएशन इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।
जी। वहाँ एविएशन क्लब बन रहा है ओके। और हमारे बच्चे वहाँ पर पायलट बनने की ट्रेनिंग लेंगे और ये काम अति शीघ्र 1 माह बाद ही प्रारंभ हो रहा है। इस एयर स्ट्रिप पर इसका विकास भी हो रहा है। जी। लगभग 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। उसमें 6 नए जहाज आएंगे और यहाँ के 60 बच्चे एक बैच में पायलट बनने की ट्रेनिंग लेंगे। चूंकि हवाई पट्टी कंटिन्यू काम में आएगी जी। तो फिर भविष्य में इसमें कमर्शियल छोटे प्लेन से कैसे यात्रा संभव है वो विषय भी मेरी तरफ से सदन में लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हम एयर कनेक्टिविटी से भी हमारी भीलवाड़ा की जनता को लाभान्वित कर पाएंगे। इस प्रकार मेरा फोकस रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक है। जी, धन्यवाद सर। भीलवाड़ा के युवाओं के लिए नए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर क्या काम चल रहा है? ये इंटरलिंक्ड है। कनेक्टिविटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार का सृजन होता है। जी। क्योंकि अप्रोच आज के ज़माने की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिल्कुल। और युवाओं को रोजगार के लिहाज से, रोजगार सृजन के लिहाज से यहाँ की टेक्सटाइल और माइनिंग इंडस्ट्री को हम विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने टेक्सटाइल पार्क का सपना देखा है और हमारे मुख्यमंत्री ने, माननीय भजन लाल जी ने उसके लिए 1293 बीघा जमीन आरक्षित कर दी है और हमारा पुरजोर प्रयास है कि एक नया हब टेक्सटाइल का वहाँ पर विकसित हो। जी। यदि वो आता है तो लगभग 25,000 करोड़ का नया निवेश और 25,000 लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। नए लोग। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है तो क्यों नहीं यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने। उसके लिए यहाँ पर कैसे सिरेमिक हब बन सकता है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी। अच्छे परिणाम आएंगे। यही एक माध्यम है जिससे हम हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं और उस पर मेरा पूरा फोकस है। धन्यवाद सर। आपकी नज़र में भीलवाड़ा में महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी के लिए क्या हाल, मतलब क्या चल रहा है, उसके लिए कुछ प्लान्स वगैरह फ्यूचर के लिए? मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस कप्तान भीलवाड़ा जी। कि इनके आने के बाद भीलवाड़ा का माहौल और सुरक्षित हुआ है बिल्कुल सर। और अपराधियों पर, स्मगलरों पर, तस्करों पर, माफियाओं पर लगाम कसी गई है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 1 बरस में भीलवाड़ा में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और यदि हो भी जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होकर अपराधियों में भय कायम हुआ है। मैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी भी स्थिति में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। भीलवाड़ा के ट्रैफिक सिस्टम में नए बदलाव क्या क्या लाए गए हैं और अभी फ्यूचर में और क्या क्या लाए जा सकते हैं? भीलवाड़ा में ट्रैफिक में बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। संजोग से हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद की देखरेख में सांसद सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया है। जी। उसकी 2 मीटिंग में जिला कलेक्ट्रेट में ले चुका हूँ। कल भी एक मीटिंग उसके अंदर थी जिसमें सारे प्रशासकीय, शासकीय और पुलिस से संबंधित यूआईटी, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी से लेकर ट्रैफिक के आला अधिकारी थे। जी। हमने इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है। पहला सॉल्यूशन जिस पर मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ जी। और दैट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट जी। एंड दैट इज एलिवेटेड रोड फ्रॉम गायत्री आश्रम टू रिलायंस मॉल। रिलायंस मॉल। जी। हमारी जो अभी आरओबी है इसके ऊपर से गुजरता हुआ वर्तमान तमाम व्यवस्थाओं को यथावत रखता हुआ एक नया रोड जिसको रिलायंस मॉल से आगे जाना है या जिसको हाई लेवल रोड से जाकर सर्किट हाउस के पास उतरना है या पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के यहाँ उतरना है, जी। वो आने और जाने में इस मार्ग का उपयोग कर पाएंगे। अब ये काम काफ़ी हायर स्टेज पर आ गया है और यदि आ गया तो भीलवाड़ा की ट्रैफिक का आने वाले 20 वर्षों तक समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। और इसको अब हमने सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, यूआईटी से पास हो गया है, सरकार ने अनुमति कर दिया है। जी। सरकार ने इसका ट्रैफिक सेंसस और टेक्निकल फिजिबिलिटी का
एग्जामिनेशन हो गया है, उस एग्जाम में पास है, उसकी रिपोर्ट से तब तकनीकी अधिकारी सहमत है। ये और सारी अब स्टेजेस होती है जो हो चुका। जी और अब जिला प्रशासन और यूआईटी ने इसकी डीपीआर के 3 करोड़ की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। ये कुल प्रोजेक्ट 303 करोड़ का अभी फिलहाल है। जी तो मैं समझता हूँ कि इसकी डीपीआर की स्वीकृति भी मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे ही सांसदीय कार्यकाल में हम सब विधायकों के सहयोग से इस हमारी महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट को धरती पर उतारकर भीलवाड़ा को एक बेहतर और सुगमतापूर्ण मार्ग उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा मेरा प्रयास है यहाँ एक और आरओबी की स्थापना हो। जी तो उसके लिए रामधाम के पास रेलवे के तकनीकी उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण भी कर लिया है, फाइल अंडर प्रोसेस है। जी मेरा प्रयास होगा कि नया आरओबी मिले। फिर शहर की जो अंदरूनी ट्रैफिक व्यवस्था वो भी असंतोषजनक है। मेन मार्केट के अंदर मेन मार्केट, गलियां, गोपालगंज, जी आरके कॉलोनी से कनेक्टिविटी, उधर पुराने भीलवाड़ा से कनेक्टिविटी, इधर शास्त्री नगर से कनेक्टिविटी में कई जगह ट्रैफिक फंसता है। जी कल ही हमने तय किया है, जैसे हमने पहले कुछ गलियों को वन वे किया बिल्कुल और उसका अच्छा परिणाम आया। जी तो एक प्रयोग हम और बढ़ा रहे हैं आजकल में ही कि 5-7 गलियों को हम या मार्केट को वन वे करेंगे और यदि परिणाम ठीक होगा तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। और इसी के साथ साथ जो अतिक्रमण है ये ट्रैफिक समस्या को क्रिएट करने में सबसे बड़ा कारक है। बिल्कुल सर तो शीघ्र ही आपको भीलवाड़ा में कुछ मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान, इसका निर्णय हमने कर लिया है। जी भीलवाड़ा में अनावश्यक हजारों स्पीड ब्रेकर है जिसके कारण असुविधा होती है। स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटनाएं भी होती है। इसलिए तय किया है कि अनावश्यक स्पीड ब्रेकर को हटाया जाए। स्पीड ब्रेकर किसी भी व्यक्ति, किसी भी लीडर, किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी प्रशासकीय आला अधिकारी का स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। यदि उसकी जरूरत नहीं है तो वो हटेगा। भीलवाड़ा के 80% से अधिक स्पीड ब्रेकर हटाने का अभियान अभी हाथ में लेने वाले हैं। और जो स्पीड ब्रेकर जनहित में आवश्यक है या 1-2 जगह बनना जरूरी है, वहाँ तकनीकी रूप से विकसित, ऐसा नहीं कि ऐसा करके स्पीड ब्रेकर बना दिया ताकि वो दुर्घटना का कारक बनता है। तो प्रॉपर टेक्निक से स्पीड ब्रेकर का जहाँ आवश्यकता है वेरी रेयर निर्माण भी होगा और अनावश्यक स्पीड ब्रेकर हटेंगे। इस प्रकार से हम डे टू डे मॉनिटरिंग करके भीलवाड़ा के ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और कैसे जाम से आम जन की मुक्ति हो सकती है, इसका प्रयास करें। सर, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं मूलभूत, उसके अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? हमारे पिछले कार्यकाल में मैं याद करूंगा हमारी आदरणीय वसुंधरा जी सिंधिया को, जिन्होंने मेरे ही जिला अध्यक्षीय कार्यकाल में हमारे निवेदन पर भीलवाड़ा को एक और मेडिकल कॉलेज दिया। उसकी स्थापना भी हमने ही करी है और आज मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा की एक बहुत बड़ी मेडिकल आवश्यकता की पूर्ति का संसाधन बन रहा है। और यहाँ का जो एमजी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, वो भी काफ़ी सुख सुविधाओं से सज्जित है। मैं भी ट्रैवलिंग में कई जगह जाता हूँ, जैसा आईसीयू मुझे भीलवाड़ा के एमजी में देखने को मिलता है, बहुत कम जगह ऐसी सुविधाएं प्राप्त है। फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की हमें और आवश्यकता है। तो हम समय के साथ जैसी जैसी आवश्यकताएं होंगी इसको विकसित करेंगे। एक उच्च तकनीक की, उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं भीलवाड़ा को प्राप्त हो, इसके मैं और सभी जनप्रतिनिधि विधायक मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। भीलवाड़ा को कई जगह उप जिला अस्पताल, कई जगह पीएससी से सीएससी मिली है और धीरे धीरे सारे हमारे हॉस्पिटल अपग्रेड होकर और आम जन को राहत प्रदान कर रहे हैं। जी, इसी बीच सर बुलेट ट्रेन की खबरें भी आ रही है अभी कि भीलवाड़ा से होकर गुजरने बुलेट ट्रेन दूर की कौड़ी है जी, और सपने दिखाना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं एक जवाबदार जिम्मेदार आदमी हूँ और नरेंद्र भाई मोदी ने एक बात कही है कि भाजपा के नेता केवल शिलान्यास नहीं करते, जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं जी। लेकिन हमारा पुरजोर प्रयास है कि बुलेट ट्रेन तो निकलेगी। अभी बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई का काम शुरू हो रहा है। बिल्कुल। सेकंड फेज में
दिल्ली से अहमदाबाद का काम उसके अंदर होगा। उस सेकंड फेज के समय उसमें भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा लोकसभा अवश्य जुड़े, इसके लिए मैं गंभीर प्रयास कर रहा हूं। और मैं आज आपके माध्यम से आम जन को ये कह सकता हूं कि बुलेट ट्रेन से भीलवाड़ा लाभान्वित हो, इसका प्रयास भी है और मुझे सफलता भी मिलेगी। लेकिन इट टेक्स टाइम। ये जो अभी नक्शे आ रहे हैं, कई बातें हो रही है, यहाँ स्टेशन बनेगा, ये होगा, वो होगा, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। संभावित तो हैं, बिल्कुल, और ये अनेक दूसरे कारणों से इस प्रकार से नक्शे वगैरह आज के मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन भीलवाड़ा से निकलेगी, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। आने वाले समय में किस रूट से निकलेगी ये भी क्लियर होगा। और बुलेट ट्रेन भीलवाड़ा से यदि निकलती है तो भीलवाड़ा की कनेक्टिविटी को उससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता, वो होगा। और यहाँ की जनता को विश्वास भी है कि जरूर होगा ऐसा। जी सर, भीलवाड़ा के टेक्सटाइल यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई नई स्कीम या सपोर्ट सिस्टम सर? देखिए, मैं तो खुद टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर हूँ। बिल्कुल सर। इसलिए 40-50 साल से इसी व्यापार से जुड़ा हूँ। मेरी छोटी मोटी वीविंग इंडस्ट्री भी है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर जाना होगा। और मुझे खुशी है कि यहाँ के 10 उद्यमियों ने और डेनिम का उद्योग प्रारंभ किया है। जी। 50 लोगों ने रेडीमेड गारमेंटिंग का काम शुरू किया है। लेकिन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के नाते हम क्या कर सकते हैं और कैसे भीलवाड़ा के आम लोगों को रोजगार मिलके और भीलवाड़ा और टेक्सटाइल में नंबर 1 बन सकता है। वैसे भी भीलवाड़ा टेक्सटाइल में नंबर 1 है, बिल्कुल है। लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की आवश्यकता है। उसमें जीन्स से लेकर ट्राउजर से लेकर और रेडीमेड गारमेंट के माध्यम से, कल अपैरल के माध्यम से हम विश्व बाजार में हमारी छाप छोड़ सके, इस दिशा में थोड़े थोड़े प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये भीलवाड़ा का जो उद्यमी है उसमें बड़ी जबरदस्त एंटरप्रेन्योर नेचर है। बिल्कुल सर। और इसीलिए वो समय और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढालकर और सरवाइव भी करता है और भीलवाड़ा को आगे बढ़ाता भी है। जी सर, जब बात आती है इंटरनेशनली व्यापार करने की, तो सर अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ आ रहे हैं उसकी वजह से भी कपड़ा व्यापार को नुकसान हो सकता है? देखिए, वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड में जी किसी भी देश को अधिकार है कि वो अपने यहाँ कितनी भी टैरिफ लगा दे, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कह सकते हैं। जी। और ये सब आपसी संबंधों पर और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी। भी हमारे अमेरिका से हमारा व्यापार आयात की तुलना में निर्यात का ज़्यादा है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट। और वो प्रभावित होने की आशंका बेशक है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार मजबूर नहीं, मजबूत सरकार है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उद्यमी के इंटरेस्ट को, भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इस नई टैरिफ पर सभी एंगल से एनालिसिस हो रहा है। भारत के हक में जो भी होगा, जी जिस रूप में और जिस भाषा में भी होगा, जी हमारी केंद्र सरकार भारत के हितों का रक्षण करेगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सर, एक बार के लिए अगर मान लिया जाता है कि हो गया टैरिफ, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? टैरिफ रोज बदलती, पहली बात तो ये जी। हो गया तो कोई ऐसा नहीं है कि इसका मर्डर हो गया, अभी जिंदा नहीं हो सकता। जी। रिवीजन होता है। हमारे देश को जितनी आवश्यकता है उससे कम आवश्यकता अमेरिका को भारत की नहीं है। बिल्कुल सर। वर्ल्ड के अंदर 140 करोड़ की आबादी को लेकर एक विश्व का 1/6 कंज्यूमर मार्केट भारत के पास है। ये भारत की कमजोरी नहीं है, मजबूती है। ये भारत की मजबूती है। जी सर। और उस 140 करोड़ कंज्यूमर को माल अवेलेबल कराने की लालसा जी। विश्व के हर देश की है। जी। इसलिए वो एक तरफा कोई शर्तें थोप नहीं सकता। और भारत की सरकार, जैसे मैंने कहा, बहुत सन्नद्ध है, जी। बहुत सदी हुई भाषा में जवाब देना जानती है। आपने देखा होगा F-35 जो लड़ाकू विमान है, हमने उसमें इंटरेस्ट कम कर दिया है, जो अमेरिका सप्लाई करने वाला था। भारत का जो उत्तम कोटि का चावल वहां जा रहा था, जिसकी वहां भारी डिमांड है, उसको हमने रोक दिया है। जी। और एंटी डंपिंग या टैरिफ बढ़ाने का नुकसान हमारे साथ साथ अमेरिकन्स को होने वाला, वो अभी से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 25% कंज्यूमर की, वहां के कंज्यूमर की प्राइस बढ़ने वाली है। बिल्कुल सर। इसलिए
धीरे धीरे समय के साथ इन स्थितियों से स्पष्ट हो जाएगी जी और भारत के हक में बेहतर फैसले होंगे। जी देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर सब इस विषय में चौकस हैं और मुझे विश्वास है कि समाधान निकलेगा। जी सर, ये सवाल पूछने का कारण था कि व्यापारी काफ़ी डरे हुए हैं इन चीज़ों के कि टैरिफ अगर आता है तो फिर क्या होगा। वैसे तो टेक्सटाइल से संबंधित कोई बड़ा इशू अमेरिका से नहीं है। जी वहाँ पर ये जो टैरिफ है 25%, ये 100% प्रोडक्ट पे नहीं है। स्पेसिफिक 60-70% प्रोडक्ट इससे अलग है। जी और टेक्सटाइल का मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट नगण्य प्रभाव इससे होने वाला है। सेफ है टेक्सटाइल। जी जी सर, भिलवाड़ा का जो कपड़ा व्यापार है वो इंटरनेशनली मशहूर है। अब इसमें कुछ ना कुछ बड़े बड़े बदलाव चाहिए, जैसे कि भिलवाड़ा अगर टेक्सटाइल हब बनता है तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा और काफ़ी सालों से इसकी बातचीत भी हो रही है, बट इसमें क्या परिणाम होने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। तो आपकी राय में सर ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने देखिए, मैंने पहले जिक्र किया है, जी भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से विश्वविख्यात है। बिल्कुल सर। भिलवाड़ा में अभी लगभग 1 अरब मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष बनता है। इट्स ए हग अमाउंट। यस सर। भिलवाड़ा का व्यापार 30,000 करोड़ सालाना है और भिलवाड़ा का एक्सपोर्ट 6,000 करोड़ के आसपास है और अभी इसको और विकसित होने की बहुत संभावनाएं हैं। जी उसका एक ही तरीका है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं अडॉप्ट करते रहें, जी अदरवाइज हम ऑब्सोलेटेड हो जाएंगे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते रहें। आज की जो डिमांड है रेडीमेड की, जी युवा की, जी उस डिमांड के अनुरूप अपना प्रोडक्शन करें। उसके लिए यहाँ पर जीन्स के रूप में और बहुत बड़ा काम प्रारंभ हुआ है। अभी 1.5 करोड़ 2 करोड़ मीटर महीने की जीन्स यहाँ बनने लगी डेनिम। है। डेनिम जिसको आप कहते हो, जी कायदे से बेसिक जीन्स ही हुआ करती थी। जी जी सर। डेनिम उद्योग यहाँ पर बहुत तेज गति से आगे गया है और यहाँ धीरे धीरे अब रेडीमेड इंडस्ट्री भी पांव जमा रही है। तो हमको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे जाना होगा। आज के युवा की, आज के बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनकी पसंद क्या है, जी उनकी लाइकिंग के अनुरूप जी फैब्रिक को कन्वर्ट करना होगा और भिलवाड़ा का एंटरप्रेन्योर करेगा। बिल्कुल करेगा सर। सर, आपने बीजेपी विचारधारा को ही क्यों चुना? क्या कोई पर्सनल रीजन थे या आइडियोलॉजिकल बिलीफ? देखिए, मैं बचपन से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी बिल्कुल। हिंदुत्व सनातन मेरी रग रग में है और उसी के लिए मैं काम करता हूँ। जी संघ का कार्यकर्ता रहते रहते स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय विचार की पार्टी भाजपा होने के कारण और भी कुछ अन्य संगठन की निर्देश होने के कारण जी मैंने भाजपा में काम करना प्रारंभ किया जी और आज उसको लगभग 30 वर्ष होने आए हैं। बिल्कुल सर। और मैं खुश हूं कि इस देश में एक विचार आधारित नेशन फर्स्ट की थीम को लेकर, जी संकल्प को लेकर जो पार्टी काम करती है, उस भाजपा का मैं एक सक्रिय सदस्य हूं और मेरा नेता नरेंद्र भाई मोदी जैसा महामानव है। जी सर, आपने आरएसएस के समय में मोदी जी के साथ काफ़ी वक्त बिताया, वो समय कैसा था? आज हम आपके भाषा में सुनना चाहेंगे सर। बेहतर होता मैं नहीं बोलता, जी सर। और अब आपने पूछ लिया। जी सर। बहुत समय मैंने उनके साथ नहीं बिताया, जी लेकिन वो आज जितने बड़े आदमी हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ा समय बिताया। जी मुझे 1978 में नागपुर के एक प्रशिक्षण शिविर में जी 30 दिवस 30 रात एक कक्ष में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाकी पिछले 20 सालों से जी पार्टी का काम करते हुए कभी कभी उनसे दर्शन का, भेंट का अवसर प्राप्त होता रहता है। जी सर। और अब उन्होंने कृष्ण सुदामा जैसा व्यवहार करते हुए जी सर। मेरे जैसे सुदामा को इस देश के सर्वोच्च सदन में जी बैठने का अवसर प्रदान किया है। मैं उनका ऋणी हूँ और इसीलिए पूरी निष्ठा
जी और पूरी ताकत और मेहनत करके जी पूरा समय लगाकर जी मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने के प्रयास में लीन हूं। सर, आपको मेवाड़ का मोदी भी कहा जाता है और वे ऑफ टॉकिंग भी आपका बिल्कुल डिट्टो उनके जैसा है। अब मैं उनकी आइडियोलॉजी आपके अनुरूप समझना चाहता हूँ कि पहले जब आप उनसे मिला करते थे तब कैसी थी और आज इतने वर्षों में कितना बड़ा चेंज आया उनकी आइडियोलॉजी में और आपकी में, बदलाव। आइडियोलॉजी में जर्रा सा भी बदलाव नहीं आया। आइडियोलॉजी सेम है। हमारी आइडियोलॉजी सत्य सनातन है। जी हमारी आइडियोलॉजी समय के अनुसार आधुनिकता को स्वीकार करती है। जी हम सनातनी हैं जी और सनातन का अर्थ यही है, नित्य नूतन, जी चिर पुरातन, जी। यही है सनातन। इसलिए आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। हाँ, हम उस आइडियोलॉजी, कमिटमेंट्स, हमारे संकल्पों की दिशा में आगे बढ़े हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जी 1951 में नारा लगाया था, जी एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, जी धारा 370 हटाएंगे। बिल्कुल। और आज हमने वो हटा दी है। जी सर। हमने कहा था हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, जी। उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। हमने कहा था हम 3 तलाक को बंद करेंगे, जी। हमने बंद किया है। राम मंदिर। हमने संकल्प लिया है जी रामलला के जन्म स्थान पर रामलला का निज जी धाम बनाएंगे। ईश्वर कृपा से वो भी बना है। बिल्कुल बना सर। आज कटरा से श्रीनगर जो सबसे दुर्गम मार्ग है, जी मैं संयोग से रेलवे कमेटी का भी मेंबर हूं। बिल्कुल सर। मुझे वो रेलवे स्टडी टूर के समय अभी जाने का अवसर मिला। आपको आश्चर्य करोगे, कटरा से 110 किलोमीटर श्रीनगर की तरफ, उसमें से 98 किलोमीटर में सुरंग है। 98 किलो। यस सर, 26 सुरंग, टोटल लेंथ 98 किलोमीटर आउट ऑफ 110 किलोमीटर। क्या बात है। और हाईटेक सुरंग से मैं अभी रेलवे स्टडी टूर पर गया हूं। जी। एक एक जगह हमने नीचे उतरकर उसका टेक्निकली एग्जामिन भी किया और समझने की कोशिश भी की है। जी। तो लगता है कि भारत ने वो काम करके दिखाया है। जी। विश्व की सबसे ऊंची जी आर्च ब्रिज बिल्कुल। वहां पर बनी है। भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। अभी हमारी उड़ान बहुत बाकी है, शुरुआत है अभी। शुरुआत। जी आपकी नज़र में सर एक लीडर के लिए सबसे ज़रूरी गुण कौन से होने चाहिए अभी मेरी जो? निगाह में जी लीडर के लिए सबसे जरूरी बात, जी वो अपनी आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर दृढ़ हो। काम किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, काम हमारी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए करते हैं। जी लीडर आम जन के प्रति, मतदाता के प्रति जवाबदेह हो। ही इज आंसरेबल, क्योंकि जनता ही जनार्दन है जिन्होंने हमको आज सांसद बनाया है। बिल्कुल। उसके हकों की रक्षा करना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना, उसका जीवन स्तर कैसे विकसित हो, उसको केंद्र में मानकर, जी। गरीब को केंद्र में मानकर, वंचित को केंद्र में मानकर, उसको भी विकास की मूल धारा में लाना, ये लीडर का काम होना चाहिए। लीडर को छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। उसको अपने गोल पर ध्यान देकर आम जन की महत्वाकांक्षा के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार अपनी ड्यूटी पर खरा उतरना चाहिए। जी सर। सर 2 तरह का टाइम जोन चल रहा है, एक प्री कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। इसके अंदर सर आफ्टर कोरोना बहुत सारी चीज़ों में इवॉल्व हुआ है, जैसे कि एआई का अभी जो बूम चल रहा है, इसके लिए सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एआई का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। डेवलपमेंट इज द रेगुलर प्रोसेस। ओके। किसी भी चीज में कोई स्थिति ऑप्टिमम नहीं है, उससे आगे जाने की और गुंजाइश है। इसीलिए हम कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत है, अनंत विकास की यात्रा। उसमें आज के दौर में एक एआई आया है, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। जी आने वाले समय में जैसे सोशल मीडिया ने, जी इस टेलीफोन ने जी
दुनिया की रहन सहन का तरीका बदल दिया, जी उसी प्रकार से आने वाले समय में जी AI हमें कई सुख सुविधाओं से सज्जित करेगी और आदमी की सोच भी विस्तृत होगी, जी वैज्ञानिक होगी और व्यक्ति का जीवन और सहूलियतपूर्ण होगा। AI में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत का स्थान दुनिया में सबसे ऊंचा है। जी आने वाले समय में AI में भी भारत का टैलेंट, भारत का युवा, भारत का टीनेजर अपने कर्तव्य दिखाएगा और विश्व को रोमांचित करेगा। सर, मेजोरिटी ऐसा मानती है कि AI के आने के बाद 95% के लगभग जॉब्स डिसरप्ट हो जाएगी या फिर इवॉल्व हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, आपका क्या मानना है? एक रास्ता बंद होता है, 4 रास्ते खुलते हैं। जी लैंडलाइन बंद हो गई तो मोबाइल का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। जी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जॉब का तौर तरीका बदलता है। जी व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, विकास के केंद्र में व्यक्ति ही है, उसकी उपयोगिता मुझे नहीं लगता कभी समाप्त होगी। आज के 40 साल पहले लोग कहते थे कंप्यूटर आ जाएगा जी तो जॉब खत्म हो जाएंगे। जी अब ये बता दो, जॉब बढ़े खत्म और ज़्यादा इवॉल्व हुए। व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की जीवन शैली में इजाफा हो रहा है। जी उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ रही है। जी उसकी समृद्धि के साथ साथ उसको बहुत ऐसी चीजें चाहिए, माइक्रो लेवल पर चाहिए, जी उनको उपलब्ध कराना आज भी चुनौती है। जी मैं नहीं समझता कि व्यक्ति कभी और बेरोजगार हो सकता है। आप भीलवाड़ा में देखिए, हमारी इंडस्ट्री में बोर्ड लगे पड़े हैं, यहाँ श्रमिक भर्ती चालू है। बिल्कुल सर। और 40-40 बरस में कभी बोर्ड हटानी, खराब हो जाता तो नया जरूर लगाते हैं, पर श्रमिक भर्ती पूरी नहीं होती। फिर भी आज जो श्रम करना चाहता है उसका भीलवाड़ा के अंदर जी इंडस्ट्री में अभिनंदन है। हाँ, कोई मेहनत नहीं करना चाहता और बिना मेहनत के कुछ प्राप्त करना चाहता, उसका समाधान हमारे पास नहीं है। जी सर, आपके पर्सनल स्ट्रगल का वो फेस जहाँ सब कुछ छोड़ने का मन हुआ, क्या याद आता है सर? देखिए, स्ट्रगल से, संघर्ष से, चुनौती से, जी विषम परिस्थितियों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जितने महापुरुषों के जीवन को देख लीजिए, कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ और किसी ने बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया। और इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक जो बचपन में जी रेलवे के ऊपर चाय बेचा करता था, आज अपनी मेहनत से इस देश का प्रधानमंत्री बनकर जी खड़ा है। सर, बिल्कुल। मेरे जीवन में भी बचपन से अब तक अनेक चुनौतियां आई हैं और मैंने हर चुनौती को जी संघर्ष या अवरोध नहीं माना, उनको आगे बढ़ने का अवसर माना है। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में 2-3 विषय आए हैं। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी, मैं 19 बरस का था और इंदिरा जी तमाम इंदिरा विरोधी लोगों को जेल के सीकचों में सड़ाकर मारना चाहती थी। उस आपातकाल के दौर के अत्याचार का मैं भी शिकार हुआ। मुझे भी महीनों भीलवाड़ा जेल में रहना पड़ा। जी सर, मेरे जैसे होनहार बालक को हथकड़ी लगा के बाजार में घुमाया जाता था और मैंने तो यहाँ की 7 दिन की काल कोठरी की सजा भी भुगती है। तो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर मैं उसी को मानता हूँ। आप इसे स्वर्णिम कहें? जी, मेरे जीवन में जो 2 गोल्डन टाइम है, एक इमरजेंसी और एक सांसद बनना, ये 2 मेरे जीवन की बड़ी घटनाएं हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कैसी विषम परिस्थितियां थी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी। 1990 की बात है, जी जब मुलायम सिंह जी कहते थे यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब लाखों लोगों ने जान हथेली पर रखकर उस अहंकार को चुनौती देते हुए भगवान श्री रामलला के उस भव्य मंदिर की आधारशिला रख दी। हम उन सब संघर्षों के साक्षी हैं और मुझे चुनौती और संघर्ष अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें आपदा नहीं, अवसर मानता हूं और नरेंद्र मोदी का स्टाइल भी यही है।
आपदा को अवसर में बदलकर जी, आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात लगी सर आपने कि आपदा को आपने स्वर्णिम अवसर बताया, सीखने जैसी बात है। आज की युवा पीढ़ी आपको सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं देखती सर, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखती है, तो उन्हें आप अपनी क्या क्वालिटीज़ देना चाहेंगे? देखिए, मेरे जीवन में कोई बहुत रहस्य नहीं है, जी, कोई फार्मूला नहीं है। आई एम लेमैन, मैं आम व्यक्ति हूं, और मैं आज सांसद बनने के बाद भी भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता हूं, मैं जैसा था भगवान मुझे वैसा बनाए रखना, क्योंकि वही हकीकत है, उसे ही आम जन लाइक करता है। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ सूत्र है जिस पर मैं चला। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल। जीवन में कभी भी समझौता मत करिए, चुनौती है कॉम्प्रोमाइज तो उसको फेस करिए, जी, आपको उसमें से एक बेहतर मार्ग अवश्य मिलेगा। जी, सक्रिय रहिए, जी, सकारात्मक रहिए और निरंतर रहिए। जी, और जिस फील्ड में काम करते हो जी, उस फील्ड में संपूर्ण निष्ठा के साथ काम करिए। कंसिस्टेंसी के साथ। 100% कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं वही मेरा योग है, जी, वही मेरा स्वाध्याय है, जी, मैं उसी में मस्त हूं, जी सर, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। जी सर, तब आदमी कठोर परिश्रम से ऊंचे लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। ग्रेट सर। एंड सर, एक फाइनली मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि बचपन में जब आप भिलवाड़ा को देखा करते थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, बट उस समय भिलवाड़ा कैसा दिखता था सर आपकी नज़र से? एक बार आप बचपन को। भीलवाड़ा में मैं 73 में कॉलेज में आया हूं, जी सर, फर्स्ट ईयर में। जी, भीलवाड़ा एक बहुत छोटा कस्बा था, यहां तक कि भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन लोगों को बहुत दूर लगता था, क्योंकि महाराणा टाकीज से आगे रेलवे स्टेशन तक कोई बस्ती नहीं थी। इक्के दुक्के भोपालगंज के मकान थे, बाजार सुनसान था, और रात को लोग ट्रेन से आते थे तो स्टेशन पे सोते थे कि सवेरे हो तो गांव में जावें। गांव वाले भीलवाड़ा को अलग मानते थे, भोपालगंज अलग जगह है, अच्छा, और भीलवाड़ा जो बड़ा मंदिर क्षेत्र है, सराफा बाजार क्षेत्र है, गुलमंडी क्षेत्र है, वो अलग है, भीलवाड़ा वो है। आज भीलवाड़ा ने बेशक यहाँ के उद्यमियों के, यहाँ के नौजवानों के कठोर परिश्रम से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज भीलवाड़ा राजस्थान का, आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी है, पर कैपिटा इनकम में बहुत अहम स्थान रखता है। आज भीलवाड़ा साउथ एशिया में पर कैपिटा फोर व्हीलर में अपना उच्च स्थान रखता है। आज भीलवाड़ा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, जी सर, सामाजिक ताने बाने के मामले में, सामाजिक संस्थाओं के मामले में, और यहाँ के लोगों की सदाशयता, परोपकार, मानव सेवा के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। भीलवाड़ा ने इन वर्षों में विशेष तौर से यहाँ टेक्सटाइल आने के कारण जी, एक बड़ी उन्नति की है। अब भीलवाड़ा वो भीलवाड़ा नहीं है। आज इस भीलवाड़ा में 25% वो लोग हैं जो 50 साल पहले 100% थे। आज भीलवाड़ा में 70 से 75% लोग जिले से, प्रांत से, दूसरे प्रांतों से और देश के हर कोने से यहाँ आए हैं। इसीलिए सबको देखने, सुनने, साथ रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण भीलवाड़ा अपने आप में राजस्थान में एक अहम स्थान रखता है। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी और आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं इसे। भीलवाड़ा में कानून व्यवस्था ग्राउंड लेवल पर कितनी स्ट्रांग है और फ्यूचर में किस सुधार की जरूरत है इसमें? मैं इस देश, दुनिया और प्रांत का की दृष्टि में अगर इसका एनालिसिस करूं, भीलवाड़ा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसका अर्थ पूर्ण संतोषप्रद नहीं है, पूर्ण संतोषप्रद कोई व्यवस्था होती भी नहीं है, जी सर, लेकिन बहुत बेहतर है। मुझे कम से कम 50 वर्ष हो गए सार्वजनिक जीवन में। इस समय जो कमांड पुलिस प्रशासन का है, जी सर, वो काबिले तारीफ है। महिलाओं के केसेस में फास्ट ट्रैक जस्टिस के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं? देखिए, अगर हमको आगे बढ़ना है जी सर,
तो हम आधी आबादी को पीछे नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए संसद ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में 1/3 महिला रिजर्वेशन एमएलए और एमपी में हो। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। और आप देखना आज के 10-20 साल बाद क्या स्थिति बनती है। कभी कभी छोटे छोटे निर्णय महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे वसुंधरा जी के जमाने में महिला के नाम से अगर आप रजिस्ट्री कराओगे तो 1% 2% चार्ज कम लगेगा। बिल्कुल। पहले 1% प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम हुआ करती थी, आज 70%। 70%। नरेंद्र भाई मोदी ने जनधन के खाते खोले, उसकी मालकिन किसको बनाया? महिला को बनाया। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कोई सी भी योजना हो, उसके केंद्र में उसकी केंद्र सरकार से प्राप्त राशि को लेने का अधिकार महिला के खाते का है। और मैं आज खुश हूं, हिंदुस्तान की महिलाओं ने भी बहुत ही साहसपूर्वक बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक महिला अधिकारी आकर विश्व में भारत का नेतृत्व करती। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नॉट ओनली भूमिका सिंह, उसके साथ में और भी कर्नल सोफिया कुरैशी। यस जी सर, बिल्कुल। भारतीय महिलाओं का धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज समता और समानता का युग है। और मैं आपको फिर बता दूं, 8वीं 9वीं शताब्दी से पहले अनादिकाल से लेकर आज तक लाखों लाख बरस में एक दृश्य मुझे बता दो जहां भारत में महिला का सम्मान या भारत में महिला की बराबरी नहीं थी। मुगल काल में जब मुगल आए और उन्होंने महिलाओं के ऊपर गलत दृष्टि डाली तो पर्दा प्रथा आई। बिल्कुल सर। तो रात्रि को शादियों के अवसर आए, तो महिलाओं को घर रखने की बातें चालू हुई। वो दौर चला गया। आज महिलाएं उन्मुक्त हवा में सांस लेती है, प्रगति में पुरुष के सहभागी हैं और आने वाले समय में उनकी भूमिका और बढ़ेगी। एंटरप्रेन्योर्स बन रही है सर महिलाएं। जी सर। आपने भिलवाड़ा एसपी श्री धर्मेंद्र यादव जी की कई बार बेहतर पुलिसिंग के लिए तारीफ भी की है सर। आपका ये विश्वास किस तरह बना उनको लेके? देखिए, मेरा तो धर्मेंद्र यादव जी से पहले कोई परिचय नहीं था। नहीं, बिल्कुल। लेकिन वर्किंग जो होती है जी, कार्य की जो शैली होती है, वही विश्वास और अविश्वास, तारीफ करना निंदा करना है जी, उसकी परिस्थिति पैदा करती है। और बेशक वर्किंग अच्छी रही। सर आपकी एज करीब 70 के आसपास है और काम आप युवा की तरह करते 35 के आसपास, 30-35 के जैसा कोई युवा कर रहा हो, तो सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा का संबंध उम्र से नहीं मनस्थिति से है, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। मैंने कई जवान बुजुर्ग देखे हैं और कई प्रौढ़ जवान देखे हैं। बिल्कुल सर। यह आदमी की सोच पर निर्भर करता है। और जब आदमी सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होता है तो सदैव तरोताजा भी रहता है और उसका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है जी। जब व्यक्ति सेवा की भावना से, परोपकार की भावना से, मैं कैसे किसको मदद कर सकता हूं, इस भावना से काम करता है तो उसकी आंतरिक शक्ति अपने आप बढ़ती है। और इसीलिए मैंने 69 की लगभग इस उम्र में कभी अपने आप को शारीरिक रूप से, विशेष तौर से मानसिक रूप से कमजोर नहीं माना। मेरा आदर्श नरेंद्र भाई मोदी है, जो मुझसे भी 6 वर्ष ज्यादा का होकर मुझसे अधिक जवान है। जी सर। मुझे भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना है। और आज के नौजवानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्कोप है, 24 घंटे बहुत होते हैं। ईश्वर ने हमको पर्याप्त समय दिया है। हम हमारे अंदर की क्षमता को पहचानें और परिश्रम की पराकाष्ठा करें। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अनुसार सपने देखें, बड़े देखें, लेकिन नींद के खर्राटे में नहीं देखें। सपनों को संकल्प बनाएं,
और संकल्प को मिशन बनाकर अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते हुए उसके लिए एक निष्ठा से जुट जाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही सफलता का प्रथम और आखिरी सूत्र है। यही मैं नौजवानों का संदेश देना चाहता हूं। अपने उच्च लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों में नेशन फर्स्ट हो, नेशन फर्स्ट। राष्ट्र यदि समृद्धशाली है, ताकतवर है, तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा। वरना हमने कश्मीर फाइल्स देखी है, बिल्कुल सर, केरला स्टोरी देखी है, आपातकाल पर फिल्म भी देखी है, अभी बांग्लादेश का लाइव भी देखा है। यदि इस देश के मूल सनातनी को, देश के भारतीय को स्वाभिमान के साथ सुरक्षित रहना है, चौकन्ना होकर अपनी सकारात्मक गतिविधियों से आगे बढ़ना होगा, ताकतवर बढ़ना होगा, ताकतवर बनना होगा, ताकि हम हमारे पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, बच्चों को एक सुखद परिवेश दे सकें। पिछले कुछ समय से वक्फ बिल को लेकर काफ़ी सारी वाद विवाद चल रहे हैं सर, इसको लेकर आपकी क्या निजी सोच है? मेरा सौभाग्य है कि वक्फ बिल के प्रस्तुत करने से लेकर, उस ऐतिहासिक बहस से लेकर जी वक्फ बिल पास होने का जी वो दृश्य मैंने संसद में देखा है। मेरे इस बार के संसदीय कार्यकाल में अब तक जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई वो वक्फ बिल का पास करना हुआ। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग और कुछ मुस्लिम नेता जी इसको मुसलमानों के खिलाफ मानते हैं, लेकिन मैं और हमारी पूरी पार्टी जी सर, ये मुसलमान समाज की बेहतरी के लिए लाई है। मुसलमानों में वक्फ के नाम पर जो भूमाफिया पैदा हो गए, जी जो ठेकेदार पैदा हो गए, जिन्होंने वक्फ संपत्ति का निजी दुरुपयोग किया और वक्फ की जो आय बेवा, यतीम, गरीब, वंचित मुस्लिम भाई और बहन और बच्चों के आवास में, शिक्षा में, चिकित्सा में खर्च होना चाहिए, उसकी जगह उन्होंने अपने घर भरने की कोशिश की। उन मुस्लिम वक्फ के भूमाफियाओं पर लगाम कसकर वक्फ की संपत्ति को ऑनलाइन करके उसकी आय बढ़ाकर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उसका उपयोग हो, इस मंशा से वक्फ बिल पास किया गया। और वक्फ के नाम पर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को वक्फ ने अपनी जागीर समझ लिया, जचे जहाँ झंडा गाड़ दिया, ये वक्फ संपत्ति है। इस निरंकुश कार्यक्रम को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका है। वक्फ को मनमोहन सिंह जी के राज में और नरसिंहा राव जी के राज में बहुत बड़ा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कर दिया, उसे कानून के दायरे में लाने का एक काम है। और मैं बेहद खुश हूं जी सर, कि वक्फ बिल पास कराने में आप सब ने मुझे भी संसद भेजा, तो मेरा हाथ भी उसके हक में खड़ा हुआ और मैंने उसके पक्ष में मतदान किया। ये मेरे लिए बहुत बड़े अवसर की बात। सर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप क्या मानते हो, कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये? क्योंकि बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। इस देश में कई ऐसी विचारधारा है जिनको भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो विवाद खड़ा कर रहे हैं आज संसद में सिंदूर को लेकर, उनके दादा परदादा नाना नानी ने क्या किया, थोड़ा उसको याद कर ले। जी देश का विभाजन किसने किया? कांग्रेस ने। देश के विभाजन के साथ पहले भारत पाकिस्तान युद्ध में 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को किसने दिया? चाचा नेहरू ने। 1962 में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को किसने दी? चाचा नेहरू ने। 1971 के युद्ध में जब 93,000 सैनिक हमारे बंदी थे, घुटनों पर खड़े थे, जी तब पीओके लेने की बात इनको याद क्यों नहीं आई? यह भी सवाल उसमें से खड़ा होता है। बिल्कुल सर, जब भी भारत की फौज कुछ अच्छा करती है,
हमारे यहाँ के कुछ नेताओं की पेट में मरोड़े उठते हैं। हमने गलवान घाटी में पहली बार बहादुरी दिखाई और हमारे सैनिकों ने, क्योंकि दोनों नियत्ते थे वहां के समझौते के अनुसार, हाथ मरोड़ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ मरोड़ कर चीनी सैनिकों को घाटी के नीचे फेंक के मौत के घाट सुला दिया। तब भी सवाल खड़ा हुआ, गलवान घाटी में ऐसा हुआ, इसका सबूत क्या है? पूरे देश को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस आज हमसे सवाल कर रही है कि पहलगाम के आतंकी क्यों आ गए। थोड़ा वो बता दें। पूरे देश में लिखा होता था, अनजान जगह नहीं जाएं, अनजान वस्तु को नहीं छुए, टिफिन, रेडियो, थैला कोई दिखे तो सावधानी दें, पुलिस को सूचना दें। पूरे देश में एक भय का माहौल आतंकवादियों ने बना दिया। उसका गुनहगार या इंडिया अलायंस है। आज पिछले 11 बरस में आतंकवाद केवल कश्मीर में सिमट गया, कश्मीर वैली में सिमट गया और नेक्सलाइट्स अपना दम तोड़ रहे हैं। आज कोई पत्थरबाज नहीं है। इस सरकार के आने के बाद केवल 3 बड़ी घटनाएं हुई। हमारे लिए 3 भी बहुत होती है। उरी हुई होगी, पुलवामा हुआ होगा और पहलगाम हुआ होगा। उरी में हमने पहली बार जवाब दिया। आई सैल्यूट उस फौज को जो रात के अंधेरे में मिशन तिरंगा के लिए वहां गई और आतंकवादियों के परकच्चे उड़ाकर वापिस भारत लौट गई। तब भी सवाल खड़ा किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका सबूत क्या है? पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए। अभी सिंदूर हुई, भारत हारा जीता, इसकी बहस की जा रही है। पूरी दुनिया भारतीय फौज को सलाम कर रही है। 140 करोड़ भारतीय विजय से, स्वाभिमान से ओतप्रोत होकर प्रसन्नता जाहिर कर रहा है। मेरे को एक बात बता दीजिए, सिंदूर पर अंट शंट बात करने वाले, इनके स्टेटमेंट को पाकिस्तानी क्यों सराहते हैं? इनका हर स्टेटमेंट पाकिस्तान में सराहा जाता, वहां की न्यूज बनती है। पाकिस्तान के लोग इनको अपना हमदर्द मानते हैं। भारत की बेहतरी इनको अच्छी क्यों नहीं लगती? आज भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया विश्व में। आज भारत की अर्थव्यवस्था 12वें 11वें पायदान से उठकर 4थे पायदान पे आ गई और हमारा राहुल बाबा कहता है ये मृत प्राय अर्थव्यवस्था है। तो उसके विवेक को जनता के सामने एग्जामिन होने दीजिए। आने वाले समय में भारत विरोधी, सनातन विरोधी, सेना विरोधी, विकास विरोधी, तकनीक विरोधी इन नेताओं को जनता और सबक सिखा देगी। अब ये 2 डिजिट में आए हैं, हो सकता है 1 डिजिट में आ जाए। सर, SIR को लेकर सदन में बवाल चल रहा है। मेरे को एक समझ नहीं आती। महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो राहुल बाबा तख्तियां ले लेके सदन में आ गए कि वहां पर कई फर्जी मतदाता हैं, इसलिए मतदाता सूची का गहन निरीक्षण होना चाहिए। ये उन्हीं की मांग है। तो चुनाव आयोग ने भी कहा ये ठीक ही बात है, यदि कोई गलत मतदाता आ गए हैं तो उनको निकालना जाना चाहिए। जी। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जी, विशेष गहन पुनर्वीक्षण मतदाता सूची का। मुझे ये समझ नहीं आ रही इसमें विरोध किस बात का है। और जो चीज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल है उसमें संसद में बहस कैसे हो सकती है? मतलब न्यायालय भी विचार करेगा और संसद भी विचार करेगा। अच्छा, ये चीज न्यायालय में यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। ठीक है। वो कह रहे हैं इस पे बहस कराइए। उनको आपत्ति किस बात से है? आज बिहार के अंदर लगभग 8 करोड़ मतदाताओं में से 63 लाख मतदाता ऐसे निकले, उसमें 20-25 लाख मतदाता तो मर गए।
अब क्या कांग्रेस, जनता दल जी। मृत आत्माओं के मतदान कराना चाहती है या मृतकों के नाम पर फर्जी मतदान कराना चाहती है? उनके नाम हटाने में इनको आपत्ति क्या? कोई मुझे समझाए तो सही। 10 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 जगह नाम लिखा रखे हैं, यहां वोट देते हैं, यूं करते हैं, दूसरी जगह जाके वोट देते हैं। क्या ऐसे डुप्लीकेट दोहरे मतदाता रहने चाहिए? और 30 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, वो अपने दस्तावेज दें। 63 लाख का मतदाता सूची प्रोविजनल जारी हो चुकी है, उनके पास अवसर है, फॉर्म नंबर 6 भरे, कहे कि नहीं मेरा नाम गलत कटा है, मैं भारतीय हूं, बिल्कुल। मैं बिहार में रहता हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं, ये मेरा मूल निवासी है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। वांछित डॉक्यूमेंट पेश करे, वापस जुड़ जाएंगे। ये हाय तौबा इसलिए मचा रहे हैं कि फर्जी मतदाताओं के माध्यम से चुनाव हड़पना चाहते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, स्वायत्त है, उसकी कार्यशैली पर चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। और उनको विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है। ममता दीदी कहती है बंगालियों पर, बंगला भाषियों पर हमला है। अरे बंगाल ने तो देश को क्रांतिवीर दिए हैं। बंगाल भारत की पुण्य भूमि है, वहीं जनगण मन से लेकर वंदे मातरम पल्लवित हुआ है। लेकिन बंगला भाषी होने के कारण कोई बांग्लादेश का नागरिक, कोई रोहिंग्या भारत को अपना अधिकार समझे, उसको तो बाहर निकालने का अभियान चलते रहना चाहिए। उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। SIR स्वस्थ पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी मुहिम है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। सर, बीजेपी की फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी क्या है? आने वाले समय में किन मुद्दों पर ज़्यादा काम होगा? हमारी आइडियोलॉजी वही है जो 100 साल पहले थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी थी। वही है जो 51-52 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करी, वो आइडियोलॉजी थी। हमारी आइडियोलॉजी समता मूलक, विकास की दौड़ में सबसे पीछे रहने वाले जी। भारतीय को भी बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए विकास की मूल धारा में लाना और संपूर्ण विकसित जीवन शैली के नागरिकों से 2047 तक विकसित देश बनाना, इस संकल्प के साथ नरेंद्र भाई मोदी जैसे विश्व वंदित, सर्वाधिक स्वीकार्य और सर्वाधिक शक्तिशाली नेतृत्व के तहत हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर रोज आगे बढ़ रहे हैं। सर, भीलवाड़ा की साइबर क्राइम से निपटने के लिए भीलवाड़ा में ट्रेन टीम और टेक अवेलेबल है या फिर फ्यूचर में इसकी कुछ संभावना? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया जी। हमेशा अपराध और अपराधी कानून के आगे भागता है, पुलिस और कानून उसके पीछे भागता है। यही दुनिया की हिस्ट्री है। एक नई चुनौती है साइबर क्राइम, और मेरे ख्याल से अभी इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। ये नई चुनौती है तो समाधान भी आएगा। और साइबर की दुनिया में टेक्नोलॉजी में साउंड लोगों की एक बहुत मजबूत टीम हमको देश और प्रदेश में खड़ी करनी होगी। पुलिस का महकमा, हमारी सरकारी तंत्र उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। कई चीजें आई भी हैं, लेकिन मैंने बताया चुनौती के साथ साथ अवसर मिलते हैं। आज जो हाईटेक हो रहा है, तो आज सब जगह कैमरे लग रहे हैं जी। हैवी रिजोल्यूशन वाले कैमरे लग रहे हैं, और आज आप देख रहे हो कि पुलिस को कैमरों से बहुत मदद मिल रही है। कैमरों से कई एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल क्राइम, चाहे वो साइबर हो चाहे कोई भी हो, उसका डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल। उसके लिए निश्चित रूप से सरकार सोच रही है, परंतु अभी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल अभी किसी के साथ अगर कुछ साइबर फ्रॉड होता है तो वो कहाँ जा सकता है भीलवाड़ा की जनता? साइबर फ्रॉड के लिए कई सारी साइट्स हैं जी। साइबर थाने बने हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन मैंने बताया ना जी,
जिस तेज गति से शार्प माइंडेड लोग आज के सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करते हुए जी तेज गति से साइबर का दुरुपयोग कर रहे हो, खास तौर से बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर से आर्थिक ठगी के अंदर, उस चुनौती को निपटने के लिए हमें और बेहतर होना होगा। आज के नए ज़माने की जनरेशन से आप क्या चीज़ सीखना चाहेंगे जो उनमें बहुत स्ट्रांग है? आज की युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से सीखने काबिल है। आने वाली जनरेशन बाप दादा के कंधे पर बैठकर दुनिया को देखती है, इसलिए उसे दूर तक का दिखता है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसका आईक्यू, उसका विजन सदैव पिछली पीढ़ी से बेहतर होगा। इस सोच के अभाव में जनरेशन गैप पैदा होता है। बिल्कुल। आज की पीढ़ी पहले की पीढ़ी से बहुत बेहतर काम कर रही है। हमें उनके नवाचारों को स्वीकार करना चाहिए, हमें उनके सुझावों पर विचार करना चाहिए और हमें उनकी पसंद नापसंद को हमारा आधार मानकर हमारी प्लानिंग को रिवाइज करना चाहिए। होता ही है, आने वाली पीढ़ी बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रूव किया है। आज विश्व में जितना वैज्ञानिक, जितना तकनीकी टैलेंट है, हमारे नौजवानों ने परचम फहरा दिए है। जी। आज अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, यूरोप का कैम्ब्रिज हो, अंतरिक्ष विज्ञान का नासा हो, वहां भारतीय नौजवान अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहा है और इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है। और हम आने वाले समय में विश्व बंधु के रूप में हमारी भूमिका को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। भारत एक मजबूत, तकनीक से विकसित, आर्थिक रूप से संपन्न, इंफ्रास्ट्रक्चर से सज्जित मुल्क के रूप में दुनिया में खड़ा हो। इसका सामूहिक प्रयास हम सब मिलकर करेंगे और हमारा देश प्रगति की दुनिया में सबसे आगे होगा। इतनी बात मैं आज के अवसर पर आपको कहना चाहता हूँ। जी सर, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करें तो 2035 का भिलवाड़ा कैसा होगा सर? 2035 का भिलवाड़ा बहुत विकसित होगा, नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। जी। यहाँ के आवागमन, ट्रैफिक पर टेक्निक के माध्यम से उसको सुगम किया जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से आदमी की बाइंग कैपेसिटी बढ़कर उसका जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा और चिकित्सा में हम अद्यतन आधुनिक तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। मैंने बताया, विकास, डेवलपमेंट रेगुलर प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, उसकी जीवन शैली उतनी निखरती जाती है तो नई आवश्यकताएं पैदा हो जाती है। आज आपने बात करी एआई की, आप हेल्थ में देख लीजिए, आने वाले समय में स्टेम सेल, बिल्कुल, स्टेम सेल चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। इस विकास को बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, खुशी के साथ स्वीकार भी करना चाहिए और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम दुनिया में ऑब्सोलेटेड आइटम, कालबाह्य वस्तु नहीं बनकर दुनिया के अग्रणी राष्ट्र में खड़े मिले। जी सर, क्या आप कभी किसी करप्ट डिसीजंस के अगेंस्ट खड़े हुए? पब्लिक को पता चलना चाहिए सर। क्या ऐसा कोई करप्ट डिसीजंस था जिसके अगेंस्ट आप खड़े हुए? मेरी पूरी छवि ऐसी है जी कि मैं गलत का साथ दे ही नहीं सकता। जी। कोई माफिया, कोई डॉन, कोई स्मगलर, कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई भ्रष्टाचारी जी मेरे दर पे कभी चढ़ा नहीं है। जी। मैं इस सब दुनिया से बहुत दूर हूं और जहां पर भी गलत हुआ है मैंने उसका सदैव विरोध किया है। जैसे अभी बजरी एक बड़ी समस्या है, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जैसे जिंदल ने भिलवाड़ा की जमीन को खोखला करके, भिलवाड़ा के साथ जो उनकी इनिशियल एग्रीमेंट्स हुए, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, उन सब की अवहेलना की है। मैंने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं कभी भ्रष्टाचार से
समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसे सब जानते हैं। बिल्कुल सर। टेक्सटाइल के अलावा और क्या स्कोप है सर भीलवाड़ा के यूथ के लिए? बहुत स्कोप है, विकास की अनंत संभावनाएं हैं। जी। आज न्यू एंटरप्रेन्योर्स कई तरह के प्रयोग कर रहा है। भविष्य में कौन सा प्रयोग सफल होकर किस दिशा को प्राप्त करेगा, जी। आज तो कहना बहुत मुश्किल है। तो ये था दोस्तों आज का पॉडकास्ट, और बहुत जल्द ये प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद।